Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. I'm back with yet another important topic of commerce and in today's video I will discuss MCQs based on banking awareness. आज के इस वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं ये सभी स्टैटिक नेचर के हैं एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू बैंकिंग हम आपके एग्जाम से जस्ट पहले कवर करेंगे, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए आज इस टॉपिक को चूज़ किया है मैंने आपके लिए। एंड स्टूडेंट्स, जस्ट टू रिमाइंड टू प्रिपेयर वेल यू नीड टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर MCQs, एंड फॉर दैट आई एम हियर टू हेल्प यू and I'll be providing content regularly until your exam will be conducted. And not to mention ये वीडियो जो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है जो भी BHU BCom एंट्रेंस 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें भी बैंकिंग अवेयरनेस आपका सिलेबस है उस तरह के एग्जाम्स के भी जो एस्पायरेंट्स हैं आपके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है स्टूडेंट्स। एंड येस, अगेन बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वुड मेंशन दैट एज आई अपलोड वीडियोज डेली एंड देर आर मेनी मोर वीडियोज टू कम, सो सब्सक्राइब नाउ इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ऑलराइट, ये क्वेश्चन RBI पे बेस्ड है। तो इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज डन, ठीक है। आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस ईयर में नेशनलाइज हुआ था। स्टूडेंट्स, इस तरह की जो है ना जब भी आप स्टैटिक पोर्शन को देखेंगे तो इसी तरह की चीज़ें आपसे पूछता है कि किस बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ था या कौन से ईयर में कौन सा बैंक फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो RBI से रिलेटेड उसके फॉर्मेशन और उसका जो एक्ट है RBI एक्ट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार देखे गए हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि RBI का नेशनलाइजेशन कब हुआ था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 1949 में हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C ये करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो मेरे आंसर बताने से पहले भी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड आउट करती हूँ, उसके बाद खुद अटैम्प्ट कीजिए और एक जगह पर आप नोट भी करते जाइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपका क्या रिस्पॉन्स था, आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, ठीक है। और इसी तरह से जब मैं आंसर बताऊं तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। आउट ऑफ 30, यस, आज हम 30 क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आउट ऑफ 30 आपका स्कोर क्या रहा है ये भी आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मुझे खुशी होगी देखकर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन कर रखा है इस क्वेश्चन के लिए जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो यहाँ पे ब्लू फॉन्ट में है। 1949 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज द रिजर्व बैंक अंडर द रिजर्व बैंक ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948, ठीक है। अगर आपसे कभी इस एक्ट के बारे में पूछता है तो ये याद रखिएगा कि एक्ट 1948 में आया था एंड 1 जनवरी 1949 से विद इफेक्ट फ्रॉम करके ये मेंशन होना चाहिए कि 1 जनवरी 1949 से RBI स्टार्टेड वर्किंग एज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, ठीक है। इससे पहले इसकी जो है ओनरशिप गवर्नमेंट की नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से इसका नेशनलाइजेशन स्टार्ट होता है 1949 से, ठीक है, 1 जनवरी। ऑलराइट, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट वाज द इनिशियल शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म हुआ था उस टाइम उसकी शेयर कैपिटल कितनी थी ये पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आई होप आप मतलब समझ गए होंगे। ऑप्शन है आपके पास, A सेज ₹5 करोड़, B सेज 10 करोड़, C सेज 15 या D सेज 20। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब RBI स्टार्ट हुआ था ना उसकी इनिशियल कैपिटल सिर्फ 5 करोड़ थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन पार्ट मेंशन है, इसे भी मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। RBI डिड नॉट स्टार्टेड एज अ गवर्नमेंट ओन्ड बैंक बट एज अ प्राइवेटली हेल्ड बैंक विदाउट मेजर गवर्नमेंट ओनरशिप एंड इट स्टार्टेड विद अ शेयर कैपिटल ऑफ 5 करोड़ डिवाइडेड इंटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप एंड इन द बिगनिंग द एंटायर कैपिटल वॉज ओन्ड बाय प्राइवेट शेयर होल्डर्स, ठीक है। स्टार्टिंग में जितनी भी उसकी कैपिटल थी, ठीक है, ये सारी कैपिटल किसकी थी, प्राइवेट शेयर होल्डर्स की थी। गवर्नमेंट का स्टेक इसमें बिल्कुल कुछ नहीं था, ठीक है। जब तक नेशनलाइजेशन नहीं हुआ तब तक सिर्फ, ठीक है, फॉर्मेशन से लेकर नेशनलाइजेशन तक चीज़ें प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथ में थी। फर्दर जो है फिर गवर्नमेंट ने इसे ओन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछ रहा है आपसे कि ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, ठीक है। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ RBI, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन थे, ठीक है, ये पूछ रहा है। A सर CD देशमुख, B सर बेनेगल रामाराव, C KG अंबेगांवकर या D HVR आयंगर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके जो चारों ऑप्शंस हैं इसमें से आपको ये बताना है कि हु वाज द वन हु सर्व लॉन्गेस्ट टर्म, ठीक है, RBI के एज अ गवर्नर। सबकी सबसे लॉन्गेस्ट टर्म अभी तक किस जो है गवर्नर की रही है, तो वो है सर बेनेगल रामा राव, ठीक है। इन्होंने जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग का जो रिकॉर्ड है ना इन्हीं के नाम पे है, ठीक है। इनकी कब से कब तक थी, तो ये 1949 से इनका टर्म स्टार्ट होता है, 1957 तक ही सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ
आरबीआई, तो ये अब तक का जो है लॉन्गेस्ट टर्म है। इनका नाम याद रखिएगा ज़रूर से, और अगर आप ईयर भी याद रखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ड्यूरिंग विच ईयर डॉक्टर मनमोहन सिंह सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ आरबीआई। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है ये नहीं पता है कि मनमोहन सिंह का जो है ये भी एक रोल रहा है, वो गवर्नर ऑफ आरबीआई की तरह भी उन्होंने सर्व किया है। ठीक है, तो मिस्टर मनमोहन सिंह ने आरबीआई के लिए जब एज अ गवर्नर उन्होंने सर्व किया था, तो उनका टर्म पूछ रहा है यहाँ पे बेसिकली कि कौन से ईयर में थे वो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1982 से 85 जो है ये ईयर था इनका, ये टर्म रहा है। ठीक है, तो 82 से 85 इन्होंने सर्व किया है एज अ गवर्नर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेट्स भी मेंशन है, 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक मनमोहन सिंह आरबीआई के गवर्नर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसे मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अच्छी तरह से नोट भी कर लीजिएगा, और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वन लाइनर के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि इन्होंने कब से कब तक सर्व किया है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर। ऑफ कोर्स देखिए जितने भी इस तरह के एग्जाम्स हैं, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स जो भी होते हैं ना, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ फुल फॉर्म से रिलेटेड ज़रूर पूछता है। एब्रीविएशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट्स। एंड बैंकिंग में जब आप बात करें तो एब्रीविएशन से भरा हुआ है आपका ये सब्जेक्ट बैंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पीसीआर के बारे में आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है हमारे पास पब्लिक कंट्रोल रजिस्टर, बी सेज पब्लिक कंट्रोल रेगुलेशंस, सी सेज पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, या डी सेज प्रॉम्प्ट करेक्टिव रेगुलेशंस। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स हम सब जानते हैं पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बोलते हैं ऐसे। ठीक है, तो आप आई होप अभी तक आपने रिलेट भी कर लिया होगा, आंसर भी कर लिया होगा। ऑलराइट, तो ये होता क्या है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में। ऑलराइट, तो पीसीआर स्टैंड्स फॉर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। इट इज़ अ डिजिटल रजिस्ट्री ऑफ ऑथेंटिकेटेड credit information and will work as a financial information infrastructure providing access to various stakeholders and enrich the existing credit information ecosystem। ठीक है, तो ये पीसीआर के बारे में यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं आपके लिए, समझना आसान हो जाएगा अगर आप इसे नोट भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछ रहा है कि फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय रिप्लेसिंग फेरा इन विच ईयर। ठीक है, तो ये जनरल में हम बोल तो देते हैं फेमा एंड फेरा, बट आई थिंक याद करने के लिए आपके लिए आसान होता है इस तरह से बोलना, बट स्टूडेंट्स इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऑलराइट, तो FEMA यानी कि फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय रिप्लेसिंग फेरा, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, और ये किस ईयर में हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम सिर्फ जो है ईयर याद कर लेते हैं और सोचते हैं ये सफिशिएंट होगा। अगर आप भी उनमें से हैं तो देखिए ये एक क्वेश्चन आपके लिए जो है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2000 दो ऑप्शन में मैंशन है। येस, फेमा और फेरा की जो रिप्लेसमेंट है ये 2000 में हुई थी, ये तो आपको याद है, बट डेट सिर्फ याद रखना जो है सिर्फ ईयर याद रखना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता है। कई बार आपको मंथ एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये केस वैसा ही है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप। अगर आपको ये याद है कि ईयर 2000 में ऐसा हुआ था तो भी आप बी और सी में कन्फ्यूज हो जाएंगे, ए और डी को आप ज़रूर एलिमिनेट कर पाएंगे। 2002 एंड 2003 आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर लीजिए, लेकिन बी एंड सी में फिर भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। बट अनटिल एंड अनलेस आप इसका मंथ एटलीस्ट याद रखें तो भी आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सिर्फ मैं आपको कहूँगी कि सिर्फ ईयर मत याद रखा कीजिए स्टूडेंट्स, अगर आप मंथ समेत याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए चीज़ें जो है अटेम्प्ट करना, अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, तो जून 2000 इस तरह से मैंने याद रखा हुआ था, एंड सी दिस वर्क कि यहाँ पे भी इस तरह का क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपसे देखिए जब आंसर आप करेंगे तो आप जून से रिलेट कर सकते हैं, और आंसर भी आप जो है करेक्टली मार्क कर सकते हैं बी और सी में चूज़ करने में, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो फेमा वॉज प्रोमलगेटेड इन द ईयर 1999 टू रिपील एंड रिप्लेस द अर्लियर एक्ट। द एक्ट came into force with effect from 1st June 2000. ठीक है, the act applies to the whole country and to all branches and agencies of the body corporate operating outside India whose owner or controller is an Indian resident. ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखिए फेमा से रिलेटेड हैं, बट ये याद रखिएगा कि फेमा वॉज इम्प्लीमेंटेड रिप्लेसिंग फेरा इन जून 2000। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रखेंगे, सिर्फ ईयर पे फोकस मत किया कीजिए स्टूडेंट्स। कई बार ऐसा होता है कि मंथ याद रखना ना इस तरह के क्वेश्चंस में या इस तरह के जब ऑप्शंस होते हैं बहुत यूजफुल होता है, तो इसे याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 7। ऑलराइट, तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से एक एक्सचेंज रेट का टाइप नहीं है। ठीक है, अदर्स आर, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सा नहीं है। ठीक है,
ऑप्शंस मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। ए सेज रेडी, बी सेज वैल्यू टॉम, सी सेज बैकवर्ड ट्रांजैक्शन या डी सेज फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, बैकवर्ड करके कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है एक्सचेंज रेट्स में, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट जो भी हैं यहाँ पे देखिए मैंने वो मेंशन भी कर रखे हैं आपके लिए, बट बैकवर्ड ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, या तो स्पॉट होता है या फॉरवर्ड होता है। एंड रेडी एंड वैल्यू टॉम तो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट्स जो मैंने एक्सप्लेनेशन में मेंशन कर रखा है। इट्स रेडी, वैल्यू टॉप, स्पॉट ट्रांजैक्शन एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन। बैकवर्ड नहीं होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू फेरा फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूड्स विच ऑफ। You have option here. A says travelers check, B says letters of credit, C says bills of exchange expressed or drawn in Indian currency, या D all of the above। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक all of the above वाला केस है। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती रहती हूँ कि जब भी ऑप्शंस में आपको all of the above मिले, समझ जाया कीजिए कि 90% ऑफ केसेस में यही आपका आंसर है, बट 90% केसेस में ही होता है ऐसा, हमेशा नहीं होगा, ठीक है। 10% ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि वो आपका आंसर ना भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमारे वैलिड हैं तो हम समझ जाएंगे कि ये 90% वाला केस है, यानी ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि फेरा के अकॉर्डिंग जितने भी फॉरेन एक्सचेंजेस हैं उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, ये कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो ट्रेवलर्स चेक ऑफकोर्स इंक्लूडेड होता है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो भी एक्सप्रेस्ड है या एक्सप्रेस्ड इन सेंस कि वो इंडियन करेंसी में जो है ड्रॉन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो इस तरह के जो बिल्स होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो है फॉरेन एक्सचेंज की तरह ट्रीट किए जाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट भी जो है इसमें इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे आपके तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, ए, बी एंड सी, इसीलिए हम ऑल ऑफ द अबव को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स। फेरा के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें फॉरेन एक्सचेंज की तरह जो है ट्रीट की जाती हैं, वो ट्रेवलर्स चेक भी है, लेटर ऑफ क्रेडिट भी है, एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेंशन भी है नीचे, आपके लिए एक्सप्लेन भी कर रखा है मैंने अलग से। सो स्टूडेंट्स, अगर आप वन लाइनर के फॉर्म में अगर इन्हें लिख भी रहे हैं, सारे क्वेश्चंस को नोट्स भी बना रहे हैं इनके, तो आप चाहे तो ये जो ब्लू फोन में चीज़ें मेंशन है एक्सप्लेनेशन की तरह, इसे भी मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्न्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अंडर द लीगल प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, ठीक है। तो आरबीआई हमारा फॉरेन एक्सचेंज गवर्न करता है, ये तो हमें सबको पता है, बट ये लीगल प्रोविजन है इस बात का, पूरी फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। ये लीगल प्रोविजन किस एक्ट में हमें मिलता है कि आरबीआई ही गवर्न कर सकता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके पास। ए सेज आरबीआई एक्ट 1934, बी सेज आरबीआई एक्ट 1935, सी सेज आरबीआई एक्ट 1949, या डी सेज आरबीआई एक्ट 1951। तो स्टूडेंट्स देखिए, लीगल प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ठीक है, ये आपको 1934 वाला जो एक्ट है आरबीआई एक्ट, इसमें ज़रूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इज वेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लीगल प्रोविजंस गवर्निंग मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर लेड डाउन इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ठीक है। तो 1934 वाला जो एक्ट है आरबीआई का, इसी में मेंशन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को लेकर जो भी लीगल प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस वहाँ पे मेंशन है। ऑलराइट, तो ए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, आरबीआई एक्ट 1934। Moving on to the next, we have question number 10. Where does the headquarters of Brickwork Rating India Private Limited situated? Alright स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ये जो Brickwork Ratings India Private Limited, ये एक इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं ये पूछ रहा है आपसे। देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए जितनी भी इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर्स या इनका फॉर्मेशन ईयर आपसे पूछ सकता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन तो है बैंगलोर, ठीक है। तो इस रेटिंग एजेंसी के जो हेडक्वार्टर है वो बैंगलोर में सिचुएटेड है, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी जो है, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड एट बैंगलोर एंड दिस क्रेडिट एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल टू रेट बैंक लोन्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसएमईज, ठीक है। तो ये इन किसको किसको रेटिंग प्रोवाइड करते हैं वो भी देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, ये भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। एंड ब्रिकवर्क रेटिंग्स की जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है, बैंगलोर में, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक रेटिंग एजेंसी पे ही बेस्ड है, ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, नीकरा, ठीक है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ ONICRA, बहुत लोग इसको उनिक्रा भी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये भी एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जैसा कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, ठीक है। और इसका जो फुल फॉर्म है, मेरे साइड से आज का होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे कि आप मुझे बताएंगे कि उनिक्रा का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ऑप्शन है आपके पास A मुंबई, B गुरुग्राम, C नोएडा या D फरीदाबाद। तो स्टूडेंट्स ये गुरुग्राम में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पे आपका B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है ये भी चाहे तो आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में। ऑलराइट, नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 12। इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट रूट्स फॉर वेंचर कैपिटल एग्जिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, A सेज IPO, B सेज प्रमोटर बायबैक, C सेज मर्जर्स एंड एक्विजिशन या D सेज ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस ऑलरेडी करेक्ट है, आपने पढ़ते ही समझ लिया होगा, ठीक है। तो वेंचर कैपिटल एग्जिट के लिए IPO भी यूज़ होते हैं, प्रमोटर बायबैक भी होता है, एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशंस तो हैं ही, ठीक है। तो मर्जर एंड एक्विजिशन के बारे में तो आप सभी को आइडिया है, IPOs भी जानते ही होंगे, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शंस हमने पढ़ते ही समझ लिया कि ये करेक्ट हैं, ठीक है। तो D ऑल ऑफ दी अबव मार्क कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स। एंड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसे भी चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 13। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म रिलेशनशिप डिस्काउंट, ठीक है। तो रिलेशनशिप डिस्काउंट को आपको एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से जो बेस्ट आपके जो है इस को सेटिस्फाई करता है, इस टर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन को वो चूज़ करना है आपको। तो ऑप्शन A सेज इट इज़ गिवन टू द कपल अप्लाइंग फॉर पर्सनल लोन, ठीक है। B सेज इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट बाय बैंक्स, ठीक है। C सेज इट इज़ गिवन टू अ प्रोस्पेक्टिव अप्लीकेंट इफ दे हैव अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द लेंडर। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिलेशनशिप डिस्काउंट समझ के बहुत सारे लोग कपल अप्लाइंग फॉर पर्सनल लोन्स को टिक कर सकते हैं, बट ये सही नहीं है स्टूडेंट्स। आपका B और C ये दो ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। इट इज़ एन एडिशनल बेनिफिट बाय बैंक्स, ये एक एडिशनल बेनिफिट की तरह है, ठीक है, जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। एंड बेसिकली ये है क्या, इट इज़ गिवन टू अ प्रोस्पेक्टिव अप्लीकेंट, ठीक है, इफ़ दे हैव अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द लेंडर। तो यहाँ पे आपका बोथ B एंड C करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी आप चाहे तो पढ़ सकते हैं स्टूडेंट्स, नोट कर रहे हैं अगर तो नोट्स में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 14। What are the pre-closure charges applied on paying personal loan before 10-year period? ठीक है स्टूडेंट्स, तो pre-closure charges which are applied on paying the personal loan before 10-year period, तो ये कितना परसेंट है ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। तो A says it is 2 to 4% of principal, B 2 to 5% of the principal, C 1 to 9% of the principal या D 7 to 8% of the principal। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन 2 to 5% of the principal है, ठीक है। जो प्री क्लोजर चार्जेस हैं ये कितने पे करने होते हैं, 2 to 5% ऑफ द प्रिंसिपल। और ये 2 to 5 क्यों है, ठीक है, 2 से लेके 5 तक क्यों है, ये अलग अलग बैंक के साथ अलग अलग रेंज करता है, ठीक है। तो ये रेंज है इसकी, 2 से कम नहीं होता है और 5 के अबव नहीं होता है, ठीक है। तो प्री क्लोजर बेसिकली होता क्या है, दिस रिफर्स टू कम्प्लीटली पेइंग ऑफ अ पर्सनल लोन बिफोर द लोन टेन्योर हैज़ एंडेड। से अगर आपने 10 ईयर्स के लिए कोई लोन जो है लिया है, और अगर आप 10 ईयर्स की पूरी लिमिट तक नहीं जाते, पूरे टेन्योर तक नहीं जाते, आप पहले ही अपने लोन को पे ऑफ करना चाहते हैं, से 8 ईयर्स में या 8.5 ईयर्स में अगर आप पे करना चाहते हैं, पे कर सकते हैं। अगर आप अपना लोन, आपके पास है उतने फंड्स, तो आप पे कर सकते हैं, और इसी को प्री क्लोजर बोलते हैं, इस पूरे प्रोसीजर को। जस्ट लाइक अ प्री पेमेंट चार्ज, प्री क्लोजर चार्जेस रेंज फ्रॉम 2 to 5% ऑफ द लोन अमाउंट, ठीक है। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAV। तो NAV का फुल फॉर्म आपको बताना है स्टूडेंट्स। A सेज नेट असेसमेंट वैल्यू, B सेज नेशनल एसेट वैल्यू, C सेज नेट एसेट वैल्यू या D नेशनल एसेट वेरिएशन। तो ये बहुत ही ईजी सा था। नेट एसेट वैल्यू आप सभी को पता होगा, NAV इज फुल जो है इसका एब्रीविएशन है NAV, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। तो ये क्या होता है, दिस स्टैंड्स फॉर net asset value and it is the value of an entity's asset minus the value of its liabilities, ठीक है। जहाँ पे आप assets से liabilities को माइनस करते हैं और जो भी अमाउंट आता है वो बेसिकली net asset value होता है। इट इज़ यूज्ड इन रिलेशन टू म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एन ओपन फंडेड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो एक ओपन फंडेड म्यूचुअल फंड को डिफाइन करता हुआ आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट चूज करना है स्टूडेंट्स, जो बेस्ट डिफाइन करता है ऐसा स्टेटमेंट आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, देखते हैं कौन सा सबसे सूटेबल है। A says it has an option to invest in any kind of security, B says it has units available for sale and repurchase at all times,
सी सेज इट डज नॉट हैव अ NAV, डी सेज इट हैज़ फिक्स्ड फंड साइज। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है बी, इट हैज़ यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल एंड रीपर्चेज एट ऑल टाइम्स, इसीलिए इसे ओपन फंडेड कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अवेलेबल एट ऑल टाइम्स, तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड ऑलराइट, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी रीड आउट कर देते हैं मैं आपके लिए। ओपन एंड फंड इज अ फंड दैट कैन इशू एंड रिडीम शेयर्स एट एनी टाइम, एन इन्वेस्टर परचेज शेयर्स इन दिस फंड डायरेक्टली फ्रॉम द फंड इटसेल्फ रादर देन फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो एनी टाइम ओपन है, इसीलिए इसे ओपन एंडेड फंड बोलते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिचुएशन व्हेन द यूनिट्स ऑफ अ क्लोज एंडेड फंड कैन बी बॉट। ठीक है, तो जो क्लोज एंडेड फंड होते हैं इन्हें अगर आप खरीदना चाहते हैं तो किस सिचुएशन में आप खरीद सकते हैं, ये पूछ रहा है आपसे यहाँ पे। ए सेज एट द लॉन्च, बी सेज एट एनी टाइम, सी सेज एट रिडम्पशन, या डी सेज डिपेंड अपॉन द फंड टाइप। तो स्टूडेंट्स जैसा कि अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि ओपन एंडेड है तो आप उसे कभी भी खरीद सकते हैं, तो क्लोज एंडेड के साथ ऐसा नहीं होता, ये इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। तो यहाँ पे बी को तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर लीजिए। एंड जो भी ये क्लोज एंडेड फंड होते हैं बेसिकली इन्हें इनके लॉन्च के टाइम पे खरीदा जा सकता है, जब ये फंड्स लॉन्च होते हैं तभी इन्हें हम परचेज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड एक्सप्लेनेशन भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसकी, स्टूडेंट्स आपके लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, इन्फॉर्मेटिव है काफ़ी ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SIP इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में SIP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वैसे। सो इट इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आई होप अभी तक आपने रिलेट कर लिया होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर सकते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते क्या हैं, यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन कर रखा है, और मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए, दैट इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लान ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड्स टू इन्वेस्टर्स टू अलाउ देम टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स पीरियडिकली इंस्टेड ऑफ लार्ज सम्स एट वन टाइम। ठीक है, तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में बेसिकली होता क्या है, यू कैन इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, और ये पीरियडिकली कर सकते हैं आप, जैसे हर महीने या हर 2 महीने पे इस तरह से, ठीक है, क्वार्टरली कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ लार्ज सम्स एट वन टाइम, तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसमें आपको एक ही लम सम अमाउंट जो है एक ही टाइम पर देना होता है, जबकि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है चीज़ें आसान बना देते हैं, क्योंकि छोटे छोटे अमाउंट्स जो है पीरियडिकली देना होता है, तो इन्वेस्टर्स इन्हें इसीलिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं आजकल। ठीक है, और वीकली, मंथली और क्वार्टरली हो सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो सकती है, आइदर यू कैन इन्वेस्ट वीकली, मंथली और क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी मेंशन है, इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछ रहा है द क्रेडिट फॉर अवेलिंग द फर्स्ट होम लोन गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस इन इंडिया। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट्स आपके लिए। आपसे पूछ रहा है द क्रेडिट फॉर अवेलिंग द फर्स्ट होम लोन गोज टू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन इंडिया, कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम होम लोन जो है उनको ग्रांट हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ए नंदन नीलकनी, ठीक है, बी रुस्तम पादरी, सी DB रेमेडियोज, या डी नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, CB रेमेडियोज इज द पर्सन। ठीक है, द क्रेडिट फॉर अवेलिंग द फर्स्ट होम लोन गोज टू 1 DB रेमेडियोज took a home loan of 30,000 from HDFC in 1978 to construct his house in Malad, Mumbai. The total cost of house was 70,000. ठीक है, तो 1978 में फर्स्ट टाइम जो है होम लोन प्रोवाइड किया गया था, और इसे फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने अवेल किया था होम लोन, वो है DB रेमेडियोज। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स बिल्कुल। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट फैक्टरिंग बिजनेस सर्विस इन इंडिया। ऑलराइट, तो फैक्टरिंग आप सभी जानते होंगे स्टूडेंट्स, अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, यानी कि जैसे कि हमारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम चाहें तो बैंक्स के साथ फैक्टरिंग के थ्रू हम उन अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर हम जो है फंड्स अवेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आपने ये पढ़ा होगा ऑफकोर्स, जब भी आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे होंगे अकाउंटेंसी में, तो फैक्टरिंग के बारे में आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट कंपनी जिसने फैक्टरिंग सर्विसेज स्टार्ट की थी इंडिया में वो कौन सी थी, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो ए सेज SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल लिमिटेड, बी इज़ IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, सी से सीमेंस फैक्टरिंग प्राइवेट लिमिटेड, या डी कैन बैंक फैक्टर्स लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन जो है ना ये SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल लिमिटेड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे, इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। एंड SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल लिमिटेड वाज द फर्स्ट फैक्टरिंग
कंपनी टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशंस इन इंडिया, ठीक है। अप्रैल 1991 में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। ईयर के साथ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए जो है अच्छा रहेगा ये, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स एज पर द सेक्शन 24 ऑफ आरबीआई एक्ट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स की मैक्सिमम डिनोमिनेशन किसी भी नोट का क्या हो सकता है। ये सेक्शन 24 में इसकी जो डिनोमिनेशन की लिमिट्स है ना, ये मेंशन है आरबीआई एक्ट के सेक्शन 24 में। तो यहाँ पे आपसे मैक्सिमम डिनोमिनेशन के बारे में पूछ रहा है कि मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो ऑप्शन है आपके पास, ए सेज 10,000, बी सेज 50,000, सी सेज 1 लाख, या डी देयर इज नो सच लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स 10,000, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है आपका, इसे मार्क कर सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा है कि व्हेन डिड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट केम इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो बीआरए जो ये एक्ट है बेसिकली ये कब से जो है आया था इफेक्ट में, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पास, ए 16 मार्च 1949, बी सेज 10 मार्च 1949, सी 12 मार्च 1950, या डी 6 मार्च 1950। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे अगर आप सिर्फ ईयर याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे मंथ याद कर लेने में भी जो है आप आंसर नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मंथ हर जगह सेम है। तो 1949 तो ऑफकोर्स सबको ही याद होगा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया था, मार्च में आया था। अगर आप ये भी याद कर लेते हैं तो भी आप इस तरह के एक क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए कई बार स्टूडेंट्स होता है कि इतना स्पेसिफिकली आपसे डेट पूछ लेता है कि आप आंसर नहीं कर सकते अगर आपको सही ना पता हो, क्योंकि तुक्का आप इस तरह के क्वेश्चन में नहीं मार सकते, ठीक है। तो 16 मार्च 1949 को ये एक्ट जो है आया था, ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 16 मार्च 1949, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट स्टूडेंट्स कई केसेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ के लिए उसका सिर्फ ईयर याद कर लेते हैं। कोई एक्ट है वो कब से इफेक्ट में आया, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है कब से फॉर्म हुई थी, तो हम सिर्फ ईयर याद रख लेते हैं। वो उतना कभी कभी देखिए स्टूडेंट्स सफिशिएंट नहीं होता है। अगर आप पूरा याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। इट केम इन इफेक्ट फ्रॉम 16 मार्च बट इट वॉज इनेक्टेड ऑन 10th मार्च, ठीक है। अब ये भी देखिए कन्फ्यूज़ करने के लिए बहुत ही आसान है कि हमें अगर इनेक्टमेंट याद हो जाए कि ये इनेक्ट कब हुआ था 10th मार्च को, तो कई स्टूडेंट्स बी को जो है टिक कर देंगे। बट ये पूछ रहा है आपसे कि व्हेन इट केम इनटू इफेक्ट, तो ये 16th मार्च से हुआ था, ठीक है। इसे याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आई नो थोड़ा सा जो है आपके लिए ट्रिकी हो जाएंगी चीज़ें, बट बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बैंकिंग से रिलेटेड, तो स्पेशली कि आपसे ईयर और उसकी जो फॉर्मेशन डेट होती है ना, ये ज़रूर पूछता है। हेडक्वार्टर्स भी अनदर वेरी फेवरेट टॉपिक, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 23, विच नेशनलाइज्ड बैंक वाज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक इन 1993। तो वो कौन सा बैंक था जो कि पंजाब नेशनल बैंक से 1993 में मर्ज हो गया था, और ये जो मर्ज हुआ था वो बैंक भी नेशनलाइज्ड बैंक था, ये भी याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप ये आप सभी को याद होगा, ये न्यू बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन 1980। तो 1980 ये जो ईयर था, इसमें कितने बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स आई होप ये भी आपको बहुत ही आसानी से याद होगा, ईजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे नाम भी मेंशन कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि पूछ लेता आपसे से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स कब कौन से ईयर में नेशनलाइज हुआ था, तो आपको बिल्कुल याद रखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सेकेंड टाइम था जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स जो है कंडक्ट किया गया था। एंड 1980 में 6 बैंक्स को जो है नेशनलाइज किया गया था, जिसमें से अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक से मर्ज हो गया था। तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया ये सेकेंड फेज ऑफ नेशनलाइजेशन में नेशनलाइज हुआ था, बट फर्दर ये मर्ज हो गया था, ठीक है। तो इसे भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा है कि इन विच ईयर द सेकेंड राउंड ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन वॉज डन। अभी मैं आपको बता ही रही थी, ठीक है, कि सेकेंड राउंड था 1980 वाला। तो 1980 आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी आप मार्क कर सकते हैं इसे। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछ रहा है कि व्हाट डू वी कॉल द बैंक्स विच प्रोवाइड कैपिटल टू फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड एंगेज इन अंडर राइटिंग ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। तो इस तरह के बैंक्स को हम क्या कहते हैं, विच प्रोवाइड कैपिटल टू फर्म्स, ठीक है, और किस फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, शेयर्स के फॉर्म में, एंड अंडर राइटिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन से टाइप के बैंक हैं स्टूडेंट्स, ये मर्चेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, आप इसे मार्क कर सकते हैं। एंड मर्चेंट बैंक्स आर दोज बैंक्स विच प्रोवाइड कैपिटल टू द फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स एंड एंगेज इन अंडर राइटिंग ऑफ स्टॉक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें
याद रखिएगा आप स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 27, इसमें पूछा है कि हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर देयर इन इंडिया आर देयर इन इंडिया प्रेजेंटली। ठीक है, तो प्रेजेंटली कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है बिकॉज आप जानते हैं कि बहुत सारे बैंक्स को अभी मर्ज किया गया है। ठीक है, तो ये जो मर्जर हुआ है उसके बाद कितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में प्रेजेंटली, तो ये 12 हैं। ठीक है, ये नंबर याद रखिएगा और कौन कौन से बैंक हैं ये भी याद रखिएगा, प्लस कौन सा बैंक किस में मर्ज हुआ है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पर वैसे सेपरेटली एक वीडियो आएगा फर्दर, तो आपको मैं वो 2-3 दिन में शायद प्रोवाइड कर दूं। ठीक है, तो हम उसके बारे में क्यों बात करेंगे क्योंकि ये रिसेंट हुई एक्टिविटी है। ठीक है, और आपके एग्जाम में ऑफकोर्स ये आ सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलरली 12 जो है करेक्ट ऑप्शन है आपका ए। ठीक है, 12 बैंक्स हैं, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इंडिया में प्रेजेंटली, बट कितने हैं, कौन से हैं और कौन से बैंक्स अभी आपस में मर्ज हुए हैं ये हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए भी नोट बनाइएगा ज़रूर। ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 28, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक लोकेटेड। अभी मैं आपको बता ही रही थी स्टूडेंट्स की कई सारे बैंक्स और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इंडियन ओवरसीज बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये चेन्नई में है। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, इसे आप मार्क कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड ये आपसे कई बार जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के जो सेटअप जिन्होंने किया था इसको, ठीक है, उनके बारे में भी पूछ सकता है। तो दिस पर्सन इज़ थिरू एम चिदम्बरम चिट्टियार। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनका नाम बहुत लंबा है। थिरू याद रखिए, MCTM ये जो बीच का है ये मुझे कभी याद नहीं होता है, बट ये थिरू चिदम्बरम चेट्टियार मुझे याद है। ठीक है, मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ था। तो ये 1937 में इन्होंने ही सेटअप किया था इस बैंक को। तो इस बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है। ईयर तो मुझे लगता है नहीं पूछेगा शायद, बट याद रखते हैं आप तो बेटर ही है। बट किसने सेटअप किया था ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स। तो इसका हेडक्वार्टर जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट था आपका। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ स्पॉन्सर बैंक इन द रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है BHU का। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं BHU BCom के लिए, तो रीजनल रूरल बैंक्स की जो शेयर है ना, उनकी कैपिटल शेयर जो होती है ये स्पॉन्सर बैंक, गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, उसके बीच में डिवाइडेड होता है। और किसका कितना शेयर होता है ये हमेशा क्वेश्चन में होता है, हमेशा आपसे पूछा जाता है। 2019 के पेपर में भी था और भी पहले के कई पेपर्स में मैंने देखा है। तो ये ज़रूर से आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत चांसेस हैं इसके फिर रिपीट होने के, और कई साल ये रिपीट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो स्पॉन्सर बैंक होते हैं बेसिकली उनका शेयर कितना होता है किसी भी रीजनल रूरल बैंक के कैपिटल में, तो वो होता है 35% का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसे आप मार्क कर लीजिए। एंड देखिए यहाँ पे मैंने तीनों का ही मेंशन कर रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास 15%, एंड स्पॉन्सर बैंक जो है 35% ऑफ दी कैपिटल को जो है स्पॉन्सर करते हैं, शेयर करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये तीनों ही फिगर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर कितना होता है कैपिटल में, 50% का। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जिस स्टेट में वो रीजनल रूरल बैंक सिचुएटेड है उस स्टेट की जो गवर्नमेंट होगी उसका 15% शेयर होता है, एंड स्पॉन्सर बैंक जो होता है उसका 35% का शेयर होता है। 2019 का अगर आप BHU BCom एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, आई थिंक 2019 में ही है या शायद 18 में रहा होगा ये क्वेश्चन, बट था कि आपसे पूछा हुआ था उस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ द कैपिटल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, इन तीनों का ही रेशियो आपको बताना था। तो वहाँ एक ऑप्शन था 50:15:35, वही करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है, आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक ही क्वेश्चन में आपसे तीनों फिगर्स पूछ लिए जाएँ, या फिर अगर सेपरेटली पूछेगा तो जैसा ये क्वेश्चन है आपके सामने कि व्हाट इज़ द शेयर ऑफ स्पॉन्सर बैंक्स, इसी तरह से पूछ सकता है व्हाट इज द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए पूछेगा। ठीक है, बट ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के एक टॉपिक को मैंने पहले भी कवर किया हुआ है, RRBs के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या आ सकते हैं या जो पहले रिपीट हुए हैं, ठीक है, वो सब मैंने उसमें कवर किए थे। आपको अगर चाहिए होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। बट ये जो ऐसे पर्टिकुलर देखिए टॉपिक्स हैं जिनका पता है कि ये रिपीट होते ही हैं या फिर आपके एग्जाम के लिए हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको स्टूडेंट्स ज़रूर से फोकस रखिएगा उस पर अपना, और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये श्योर शॉट आने हैं और इनसे श्योर शॉट आप मार्क्स जो है अपने ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 30। सो विच ऑफ दीज वॉज द फर्स्ट RRB टू बी सेटअप इन इंडिया। तो पहला कौन सा RRB था जिसे इंडिया में सेटअप किया गया था, यह पूछ रहा है आपसे यहाँ पे।
ऑल राइट, ऑप्शन है हमारे पास ए से गौड़ ग्रामीण बैंक, ठीक है, बी प्रथम बैंक, सी अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, या डी हिमाचल ग्रामीण बैंक, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट आरआरबी जो सेटअप हुआ था उसका नाम था प्रथम बैंक, ठीक है। प्रथम मतलब ही पहला होता है, इस तरह से भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। इस तरह रिलेट करके याद करना स्टूडेंट्स आपके लिए ही आसान बना देता है चीज़ें, ठीक है। तो फर्स्ट बैंक कौन सा था, फर्स्ट आरआरबी, इट वाज प्रथम बैंक। और ये कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था, यूपी में एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन पार्ट में इससे रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन है। द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ आरआरबीज स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर 1975, गांधी जयंती, विद द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट आरआरबी द प्रथम बैंक यूपी, ठीक है, यूपी में बना हुआ था, एंड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 5 करोड़ एट इट्स इंसेप्शन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इनिशियली इसकी कैपिटल कितनी थी, ऑथराइज्ड कैपिटल इसकी थी 5 करोड़ रुपीज़ की, एंड ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी इस तरह से अगर आपसे पूछता है कि फर्स्ट आरआरबी कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो आप बिल्कुल उत्तर प्रदेश वहाँ पे आंसर टिक कर पाएंगे। एंड ये स्टार्ट कब से हुए थे, 2 अक्टूबर 1975। और नहीं कुछ तो आपको एटलीस्ट इसका ईयर ज़रूर से याद रखना होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आरआरबी से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आते हैं, काफ़ी जो है ना अलग अलग आस्पेक्ट पे आते हैं। जैसे इस बारे में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट बैंक पूछ लिया आपसे यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मेशन के बारे में भी काफ़ी जो है काफ़ी बार आए हैं क्वेश्चंस, या फिर इस तरह से आते हैं जैसे मैंने आपको शेयर कैपिटल के बारे में अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया ही है, ठीक है। सो दिस इज़ all for today. I hope the questions were clear to you. And students, if you have any queries, you can drop them in the comment box. I will surely address your concern. And if you have any other concern, you can mail me at infobhu@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आपको infobhu का जो पेज है वो मिल जाएगा बड़ी आसानी से, आप सर्च करेंगे infobhu अगर, तो वहाँ भी DM कर सकते हैं आप मुझे। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर भी मैसेज करके अपने कंसर्न बताते हैं, बिकॉज मे बी आप चाहते नहीं कि कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे चीज़ें मेंशन करें सभी चीज़ें। तो बहुत लंबे डिस्कशन भी कई बार जो है DM करते हैं लोग मुझे, और अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछी हैं, तो वो भी मैं वहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं काउंसिल कर पाऊँ आपको। एंड येस, इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई चैनल। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।